दीवानापन एपिसोड 62। अब आगे। वो अब तुरंत हकलाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझसे मेरे बेड को नहीं छीन सकते। मेरा बेड मुझे बहुत प्यारा है। मैं आपको अपने बेड पर हरगिज नहीं सोने दूंगी। आपको अगर सोना है तो आप सोफे पर सोइए, क्योंकि मुझे आपके इरादे पता चल चुके हैं। आप अभी मेरा बेड मुझसे छीनेंगे, फिर कहीं मेरे अपार्टमेंट को भी मुझसे छीन लेंगे, फिर मेरे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। मैं आपको आपके इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए वो तुरंत बेड पर पूरे अपने दोनों छोटे छोटे हाथ पैर को फैलाकर लेट गई। उसकी इस हरकत को देखकर वो उसे खामोशी के साथ घूरने लगा। तभी जन्नत ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे घूरना बंद कीजिए। ये मेरा बेड है और मैं इसे आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। चले जाए यहाँ से। अगर आपको सोफे पर सोना है तो सोइए, वरना जमीन पर सो जाए। उसकी बात सुनकर रिधान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मैं रिधान सूर्यवंशी हूँ। लोग मेरे आगे जमीन पर अपनी नाक रगड़ते हैं, ना कि मैं ऐसे जमीन पर सोऊंगा। ये सुनकर जन्नत की आंखें खुली और वो रिधान को अजीब नजरों से देखकर बोली, पर ये मेरा घर है और यहाँ की राजा महाराजा, रानी महारानी, मालकिन, उन जो भी होता है, सब कुछ मैं हूँ। और अगर आपको यहाँ पर रात बितानी है तो आपको मेरे ऑर्डर और मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। सो गो बैक एंड स्लीप ऑन द सोफा। ये बात सुनकर रिधान उसे घूरने लगा, लेकिन तभी उसका फोन बजा। उसने अपना फोन देखा तो कॉल पर शो हो रहे नाम को देखते ही उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। उसने आसपास देखते हुए कहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? अचानक से कपड़े की बात सुनकर जन्नत ने मुंह फुलाते हुए कहा, अब आप कपड़ों का क्या करेंगे? अभी तो वो सूखे भी नहीं है। रिधान ने गुस्से के साथ कहा, मेरे कपड़े इस वक्त कहाँ हैं? मुझे बस इतना बताओ। ये सुनकर जन्नत ने चिढ़कर कहा, मैंने उसे बालकनी में रखा हुआ है, वहीं पर सूख रहे हैं, पर बारिश अभी भी हो रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो सूखे होंगे। इसके जवाब में रिधान ने कुछ नहीं कहा और वो सीधे बालकनी की तरफ बढ़ गया। इधर जन्नत को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रिधान को अचानक से क्या हो गया था। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही थी। उसने कन्फ्यूजन में खुद से कहा, पहली बात तो रिधान को कैसे पता चला कि मैं दिल्ली में हूँ, और उन्हें मेरे कैफ़े के बारे में पता चल गया और मेरे अपार्टमेंट के बारे में भी उन्हें पता चल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिधान मेरे ऊपर नजरें रखवा रहे थे? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कभी किसी के टच में भी नहीं थी, और मैंने मुंबई से सारे रिश्ते भी तोड़ लिए थे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी वो ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र रिधान पर गई, जो सूट पहनकर अब सीधे बाहर जा रहा था। उसे ऐसे जाते देख जन्नत तुरंत अपनी जगह से उठते हुए बोली, रिधान, अभी भी बारिश हो रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? रिधान इसके जवाब में कुछ भी नहीं बोला और वो बस गेट की तरफ बढ़ गया। रिधान को ऐसे जाते देख अब जन्नत ने भड़कते हुए कहा, रिधान, आप बिना मेरी बातों का जवाब दिए कहाँ जा रहे हैं? तभी रिधान बाहर जाते जाते रुका और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, मैं जा रहा हूँ। अब तुम बेड पर अकेले आराम से सो सकती हो, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये सुनकर जन्नत हैरान हो गई और वो अभी कुछ कह पाती या पूछ पाती, उससे पहले ही रिधान वहाँ से चला गया। जन्नत गेट पर ही खड़ी रह गई। आखिर में वो खुद से बोली, आखिर ऐसा किसका कॉल आया जिसकी वजह से रिधान ऐसे चले गए? इसके बाद फिर वो सब कुछ इग्नोर करते हुए बोली, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? अच्छा हुआ कि वो चले गए, वरना मैं ही परेशान होती। और ये मेरा घर है और मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, खासकर रिधान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए वो सीधे बेड पर आए और कुछ ही देर में सो गई। अगली सुबह एक आलीशान से बंगले के अंदर सोफे पर इस वक्त रिधान बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। तभी अंदर आते हुए एक इंसान ने कहा, तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिल्ली में मिल गई? रिधान ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वो उसी तरह से चुपचाप बैठ रहा। पर तभी मानिक उसके पास आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, क्या बात है? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। तुम्हारे एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि जैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। क्या हुआ, बताओ मुझे। इसके जवाब में रिधान ने बिना किसी भाव के साथ कहा, मैं उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। रिधान की अचानक से ये बात सुनकर मानिक ने कहा, व्हाट? पर अभी अभी तो तुम उससे मिले थे और पूरे 3 महीने से तुमने उसके ऊपर अपनी नज़र ऐसे बनाए रखी थी जैसे कि अगर वो एक पल भी तुम्हारी नज़रों से दूर जाती तो तुम पता नहीं क्या कर देते, और अब जब तुम उसके सामने आ गए हो तो तुम कह रहे हो कि तुम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। अगर यही करना था तो तुमने उसके ऊपर 3 महीने से नज़रें क्यों बनाई थी? तुम छोड़ देते।
उसे रहने देते उसके हाल पर। फिर तुमने ऐसा किया ही क्यों? ये सुनकर रिधान ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए कहा, मैं उस लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहता, पर वो लड़की हर वक्त मेरे दिलो दिमाग पर रहती है। मैं उससे नफरत करता हूँ। वो इस तरह से मेरे दिल और दिमाग पर हावी नहीं हो सकती। मुझे पता है मेरा मकसद क्या है और वो मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ मेरे रास्ते का एक कांटा है जिसे मैं निकाल कर दूर फेंक देना चाहता हूँ। ये सुनकर अब मानिक ने गुस्से के साथ कहा, देखो रिधान, मैं तुमसे एक बात क्लियर कर देता हूँ। जन्नत ऑलरेडी तुम्हारे रास्ते से दूर हो चुकी है। वो तुम हो जो हमेशा उसके पीछे जाते हो और उस पर अपनी नजरें रखते हो। तुम्हें पता भी है, जब उसे पता चलेगा कि तुमने 3 महीने से ऊपर उसके ऊपर अपनी नजरें बनाई हैं, तो उस पर क्या बीतेगी। वो तो बेचारी समझ ही नहीं पाएगी कि आखिर उसकी जिंदगी है क्या। उसे लग रहा है कि वो सबसे दूर यहाँ अकेले चुप कर रह रही है, पर उसे क्या पता एक चील जैसे इंसान की नज़र उसके ऊपर हर वक्त रहती है। ये सुनकर रिधान गुस्से से उसे देखने लगा, तो मानिक फिर चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस लेकर कहा, देखो रिधान, तुम्हारे दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बताओ। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं कैसे समझूंगा। देखो, मैं कोई साइकोलॉजी का डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही कोई साइकेट्रिस्ट हूँ जो तुम्हें देखकर सब कुछ बता दूंगा। बाकी तुम वाकई पागल ही हो गए हो उसके लिए रिधान। ये सुनते ही रिधान ने गुस्से के साथ कहा, अब मैं उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मानिक शॉक हो गया। इधर दूसरी तरफ सुबह सुबह जल्दबाजी के साथ जन्नत रेडी हुई और तुरंत अपना बैग लेकर बाहर निकली। सामने टैक्सी आकर रुकी और वो टैक्सी में बैठकर सीधे कैफे के लिए निकल गई। वो कैफे आज अपने टाइम पर पहुंची थी, लेकिन वो जब अंदर गई तो मैनेजर को देखकर वो हैरान हो गई। फिर वो हड़बड़ी के साथ बोली, मैम ये क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? वहाँ अनु और बाकी भी लड़कियां मौजूद थी जो इस वक्त मैनेजर को घेर कर खड़ी थी। तो वही मैनेजर ने जैसे ही जन्नत की आवाज़ सुनी वो गुस्से से तमतमा गई। इस वक्त मैनेजर के हाथों और पैरों में पट्टियां बंधी हुई थी। उनके चेहरे पर चोट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने रात भर बहुत मारा हो। लेकिन जन्नत को देखते ही मैनेजर ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से ही आज मेरी ऐसी हालत है। ये सुनते ही जन्नत अब घबरा कर बोली, क्या? पर मैंने क्या किया? आप मुझ पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही है? ये सुनकर मैनेजर ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि ये सारी तेरी गलती है। तेरी वजह से मुझे इस तरह से मारा पीटा गया है। इसके लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, बल्कि तुझे तो मैं अब अपने कैफे से धक्के मारकर बाहर निकलूंगी। निकल जा यहाँ से, तेरा मेरे कैफे में कोई काम नहीं है। ये सुनते ही अब जन्नत हक्की बक्की रह गई। दूसरे ही पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर बहुत मेहनत से काम करती हूँ और ये जॉब मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। इसी के सहारे तो मैं अपने रूम का किराया देती हूँ। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे इस जॉब से मत निकालिए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं ओवरटाइम करने के लिए भी तैयार हूँ और आई प्रॉमिस ओवरटाइम के पैसे भी नहीं लूँगी। प्लीज़ मैम। इसके जवाब में मैनेजर ने गुस्से के साथ कहा, तेरी वजह से मेरी जान पर बात आ गई और तू कह रही है कि मैं तुझे यहाँ पर काम पर रखूँ? हरगिज़ नहीं। तभी अनु ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन मैम आप ये तो बताए कि आखिर हुआ क्या है और इन सब में बेचारी जन्नत की क्या गलती? वो भला क्यों ऐसा चाहेगी कि वो जहाँ काम करती है वहाँ की मैनेजर को ऐसी मार पड़े? इसके बाद सारी लड़कियों ने भी यही कहा। सबकी बात सुनकर मैनेजर ने गुस्से के साथ कहा, अगर तुम सब भी इसके साथ जाना चाहती हो तो चली जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं दूसरे स्टाफ को ले आऊंगी। ये सुनते ही अब सब एक बार फिर से चुप हो गई। तभी जन्नत आगे बढ़ी और अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, पर वादा करती हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होगा। मुझे पता है कि कल उनके आने की वजह से ही शायद ये सब कुछ हुआ होगा, बट आई प्रॉमिस अब ऐसा नहीं होगा। मुझे बस आखिरी मौका दे दीजिए। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और तभी अनु ने कहा, एक बात याद रख लीजिए मैम, आपका कैफे कुछ भी नहीं था जब तक जन्नत यहाँ नहीं आई थी। जन्नत के आते ही आपके कैफे में कस्टमर ऐसे आने शुरू हुए जैसे कि किसी मिठाई पर मधुमक्खी भिनभिनाती है। इसलिए आप इसे निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर रही है। एक बार और सोच लीजिए, आपको बिजनेस करना है और बिजनेस में पर्सनल दुश्मनी नहीं बल्कि प्रोफेशनल दिमाग काम आता है। उसकी ये बात सुनकर अब मैनेजर सोच में पड़ गई और फिर आखिर में उसने गुस्से के साथ कहा,
ये आखिरी मौका है जो अब मैं तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि एक हफ्ते के लिए मैं बेड रेस्ट पर जा रही हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही जन्नत की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस मैम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ का अच्छे से ध्यान रखूंगी और दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। इसके कुछ देर बाद मैनेजर वहां से चली गई और इधर उनके जाने के बाद अनु ने गुस्से के साथ कहा, ये मैनेजर भी ना मर ही जाए तभी बेहतर है, लेकिन जिस किसी ने भी इन्हें मारा है बहुत अच्छा किया है। मैं खुद भी इन्हें मारना चाहती थी, पर मेरे पास गुंडों को देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, वरना तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाती। उसकी बात सुनकर जन्नत ने अपना सर हिलाते हुए कहा, अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और चलो हम अपना काम करते हैं। इसके बाद वो सभी अपना काम करने लगे। काम करते करते उन्हें शाम हो गई थी। शाम के वक्त अनु रेस्टिंग रूम में जन्नत के पास आकर हड़बड़ी के साथ बोली, जन्नत वो इंसान फिर से वापस आ गया है। ये सुनते ही जन्नत एकदम से घबरा गई और उसने तुरंत कहा, नहीं रिधान यहाँ वापस नहीं आ सकते। अगर मैम ने दोबारा यहाँ इन्हें देखा तो मेरी नौकरी जा सकती है। ये कहते हुए वो बिना अनु की पूरी बात सुने तुरंत वहां से बाहर निकल गई। बाहर पहुंचने के बाद वो सीधे प्राइवेट एरिया में गई और वहां सामने खड़े वैभव को देखकर हैरान हो गई। वो दूसरे ही पल हैरानी से बोली, वैभव तो ये आप है। इसके जवाब में वैभव ने उसकी तरफ आते हुए कहा, क्यों क्या हुआ? मेरे अलावा भी कोई और आया है क्या? ये सुनकर जन्नत के दिमाग में रिधान का ख्याल आया, जिसे सोचकर उसने फिर अपना सरना में हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो ऑफिस में होना चाहिए था ना? इसके जवाब में मुस्कुरा कर कहा, कल तुम्हारा वीकेंड है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कल तुम मुझे दिल्ली घुमाओ, क्योंकि तुम यहाँ 3 महीने से रह रही हो तो तुम्हें यहाँ के बारे में सब कुछ पता होगा। और मैं जब भी दिल्ली आता था सिर्फ बिजनेस के चलते ही आता था और सुबह होते ही चला जाता था, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा एंजॉय करने आया हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे घुमाओगी? ये बात सुनकर जन्नत फिर अपना टाइम टेबल सोचने लगी और फिर कहा, ओके, कल वैसे भी मैं खुद भी चांदनी चौक जाने वाली थी। सबसे पहले मैं आपको चांदनी चौक घुमाऊंगी, उसके बाद हम अलग अलग टेम्पल्स और फोर्ट्स चलेंगे। ये सुनकर वैभव ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम्हारा काम कब खत्म होगा? मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। इसके जवाब में जन्नत ने कहा, ऑलमोस्ट हो ही गया है, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर में घर जाने वाली थी, पर आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। तभी वैभव ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को पकड़ा और बोला, ऐसे कैसे चली जाओगी जब मैं हूँ तुम्हें ड्रॉप करने के लिए? तुम चलो मेरे साथ। ये सुनकर फिर जन्नत ने आखिर में कहा, आप बाहर मेरा इंतजार कीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। वैभव ने अपना सर हिलाया और फिर जन्नत चेंज करने चली गई। कुछ देर में वो चेंज करके गेट पर आई तो वैभव खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वैभव को देखकर जन्नत मुस्कुराए और बोली, चलिए अब चलते हैं। जिसके बाद वैभव ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे लेकर बाहर जाने लगा। पर जैसे ही वो दोनों गेट पर पहुंचे, अचानक से सामने मौजूद शख्स को देखते ही जन्नत के कदम अपनी जगह जम गए और वही वैभव भी एक पल के लिए हैरान रह गया। कौन है गेट पर? आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।